Good morning, students. This is your English class, and today we are going to understand our next chapter, chapter number 24, about prepositions. We are going to understand. So please open chapter number 24 of your grammar book. Prepositions we are going to understand today. Now let's start. Preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence. तो preposition एक ऐसा word होता है जो किसी noun या pronoun से पहले यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले उसको लिखा जाता है या बोला जाता है, और उसका संबंध सेंटेंस में जो और वर्ड्स हैं उनके साथ क्या है वो बताया जाता है. राइट, दोबारा समझ लो. प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में जो और वर्ड्स हैं उनके साथ क्या है वो बताता है. राइट, द वर्ड प्रेपोजिशन मीन्स प्लेसिंग बिफोर. जो प्रेपोजिशन का मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है किसी से पहले लिखना. सो ए प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. तो इसलिए जो प्रेपोजिशन होती है वो बेसिकली किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखी या बोली जाती है. The other word can be a noun, a verb, or an adjective. Look at the flowing sentences. तो जिसके साथ वो उसका रिलेशन बताता है वो वर्ड क्या हो सकते हैं, या तो नाउन या कोई वर्ब या एडजेक्टिव हो सकते हैं. राइट, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया है कि जो प्रेपोजिशन होती है वो ऐसा एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में सेंटेंस में जो और नाउन है या और कोई वर्ब है या और कोई एडजेक्टिव है उनके साथ क्या है वो बताया जाता है. राइट, सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर, लेट्स अंडरस्टैंड देम. हु बोर्ड द पेंटिंग ऑन द वॉल. तो वहां पे जो पेंटिंग है उस वॉल पे कौन लाया है. नेक्स्ट, somebody is knocking at the door. Third, the teacher was angry with Chetan. Fourth, these people voted against me. Now, in these sentences, the words on, at, with, and against have been used as prepositions. So ये words हैं जो यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं, जो on है, with है, at है, against है, ये सारे prepositions हैं. क्यों हैं? In sentence 1, on shows the relation between the wall and the painting. जो हमारा पहला sentence है जहाँ पे लिखा है who bought the painting on the wall, तो वहां पे जो wall है वो हमारा नाउन है, जो ओन वर्ड है वो हमारा प्रेपोजिशन है, तो वो उस वोल से द वोल से पहले आया है. तो जैसे हमने समझा है कि जो कोई नाउन सॉरी जो प्रेपोजिशन होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है और उसका संबंध सेंटेंस में जो और वर्ड्स हैं उनसे बताया जाता है. तो द वोल है तो इसका संबंध किससे है? पेंटिंग से है. पेंटिंग भी एक नाउन है, तो ओन क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन है जो द वोल का और पेंटिंग का रिलेशन बता रहा है कि जो पेंटिंग है कहां पर है? वोल के ऊपर है. राइट, तो यहाँ पे ऊपर होने का रिलेशन बता रहा है ओन वर्ड. सेकेंड सेंटेंस, इन सेंटेंस 2 एट शोज द रिलेशन बिटवीन द डोर नाउन एंड इज नॉकिंग वर्ब. तो यहाँ पे जो सेंटेंस नंबर 2 है उसमें जो एट है वो प्रेपोजिशन है क्योंकि वो द डोर से पहले आया. द डोर क्या है? इसमें एक नाउन है और उसका रिलेशन किससे बता रहा है? नॉकिंग. नॉकिंग जो कि एक वर्ब है, तो नॉकिंग एट द डोर, तो इसमें एट जो है वो प्रेपोजिशन है जो डोर से पहले आई है क्योंकि डोर क्या है? एक नाउन है, एक नाम है. तो इसका रिलेशन क्या है? यानी कि नॉकिंग एट द डोर, यानी कि डोर पर कोई नॉक कर रहा है, तो पर होने को एक जो रिलेशन है वो बता रहा है कि वो कोई भी जो है पर्सन वो नॉकिंग कहाँ कर रहा है? वो डोर के ऊपर कर रहा है. तो एट यहाँ पे रिलेशन स्थापित कर रहा है नॉकिंग का और डोर का. राइट, द टीचर वॉज एंग्री विद चेतन. The third sentence, in sentence number 3, with shows the relation between Chetan noun and angry adjective. तो यहाँ पे जो with word है वो preposition है जो angry और चेतन के बीच में relation स्थापित कर रहा है. Fourth sentence, in sentence 4, against shows the relation between me pronoun and voted verb. तो pronoun जो है me है उसका और voted verb के बीच में जो relation है वो बता रहा है कि वो against का relation है, विरुद्ध होने का relation है, तो वहां पे against word वो बता रहा है. Right? So basically, we have understood that preposition is a word which shows the relation between a noun or pronoun with the other word of sentence. Right? B point, different prepositions show different relations. For example, under the tree, near the tree, behind the tree, over the tree suggest different relation with the tree.
So we should be careful in use of preposition. So एक वर्ड के साथ एक से ज्यादा prepositions आ सकती हैं. हर एक preposition अलग अलग रिलेशन स्थापित करती है. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे अंडर द ट्री. तो ट्री, अंडर ट्री का मतलब क्या है? कोई ट्री के नीचे है. नियर द ट्री यानी कि ट्री के कोई पास है. बिहाइंड द ट्री, ट्री के कोई पीछे है. ओवर द ट्री, ट्री के कोई ऊपर है. तो ये सारी prepositions हैं, ये अलग अलग मीनिंग के लिए, अलग अलग सेंस के लिए, अलग अलग रिलेशंस के लिए यूज की जाती है. राइट. Now let's understand kinds of prepositions. अब हमें समझना है कि preposition के टाइप कितने तरह के होते हैं. Preposition can be classified in various ways. One simple way is to describe them as preposition of time, place and moment. तो हमें बेसिकली समझना है कि जो preposition के टाइप होते हैं उनको हम तीन तरह से समझ सकते हैं. टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से और मोमेंट के हिसाब से. राइट. preposition of time, prepositions of place, prepositions of direction and movement. तो हम तीन तरह से preposition को समझ सकते हैं कि जो preposition time के लिए यूज होती हैं वो उन्हें हम preposition of time बोलते हैं. जो preposition place के लिए यूज होती हैं यानी कि स्थान के लिए यूज होती हैं उनको हम preposition of place बोलते हैं. prepositions of direction and movement, जो preposition direction के लिए और movement के लिए यूज होती हैं उनको हम बोल सकते हैं preposition of direction and movement. Right. So add, on, in, for, till, until, before, after, during, by, at. These are the prepositions of time. For example, at 7 in evening, by, Saturday, during winters. So here we have used these prepositions for the time, right? Next preposition for place. Same at, on, in, between, among, below, above, under, over, behind, in front of. These all the prepositions have been used here for showing the place. So that's why these prepositions are called prepositions of place, right? In the same way, prepositions of direction and movement: into, out of, to, towards, along, across, under, over, through. These all the prepositions are preposition for direction and movement, right? तो जो preposition हमें time को refer करती है, time को बताती है, तो उनको बोलते हैं preposition of time. और जो preposition किसी place को refer करती है, किसी place के बारे में बताती है, तो उन preposition को बोलते हैं preposition of places. तो जो preposition हमें direction को, movement को बताती हैं, दिशा को बताती हैं, तो उनको बोलते हैं preposition of direction, right? Next point. ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition, यानी कि हमें यहाँ पे समझना है कि preposition का ऑब्जेक्ट क्या होता है. The noun or pronoun before which a preposition is placed is called the object of the preposition. Look at these phrases. तो जो नाउन या pronoun preposition के बाद यूज होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी preposition जिस नाउन या pronoun से पहले यूज की जाती है, वो वाला वर्ड, वो नाउन या pronoun उस preposition का ऑब्जेक्ट होता है. Look at these phrases. इन द पार्क, तो इन हमें पता है कि क्या है, यहाँ पे preposition है, और द पार्क क्या है, यहाँ उसका इन preposition का ऑब्जेक्ट है. राइट. फ्रॉम मी, फ्रॉम हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, preposition है, और मी क्या है, यहाँ पे फ्रॉम preposition का ऑब्जेक्ट है. तो preposition के बाद जो वर्ड आता है वो उस preposition का ऑब्जेक्ट होता है. बेसिकली वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. राइट. In phrase 1, the park in the object of the preposition in. In phrase 2, me is the object of preposition from. Same thing I have told you. Now let's understand some exercise are written here. Let's understand these exercise. Please wait. Please wait a while. Okay, let's understand. Yes, pick out the preposition and name their object. हमें क्या करना है यहाँ पे, इनमें से preposition को find out करना है कि इन sentences में preposition कौन सी है, और फिर ये देखना है कि उन prepositions के objects कौन कौन से हैं. Right? It's a very simple. So dear friends, we will do this exercise here. I will not send the answer key, so please mention the answer. Which are the answer? Please, you need to underline the answer.
We stay near the Patel Nagar metro station. So we know that near is preposition and what is the object of this. हमें यहाँ पे इन सेंटेंस में ये फाइंड आउट करना है कि preposition कौन सी है और उन preposition के object कौन से हैं. तो near यहाँ पे preposition है. near किसके लिए यूज किया गया है? The Patel Nagar, right? So the Patel Nagar क्या है? उसका object है. Clear? Next. The vehicle was parked far from the house. From is preposition and the house is object of this preposition. Right? Sentence number 3. They own a house in the village. In is preposition and the village is object of this. Next, show these reports to the doctor. To is preposition and the doctor is object of this preposition. Don't lean against the wall. Against is here preposition and the wall is here object of this preposition. I am quite satisfied with her. With this preposition here and her is object of this preposition. So in this way you have to do this exercise, right? Next, this train stops at many stations. At is preposition here and many station is object of this preposition. All these friends were grateful to them. To is preposition here and them is object of this preposition. I am proud of my school. Of is preposition and my school is here object. Next, folks jumped over the wall. Over is here preposition and the wall is here object of this preposition, right? Now let's understand group preposition. So हमें यहाँ पे समझना है कि group preposition क्या होती है. In addition to single word preposition like on, over, after, etc., some groups of words can also function as prepositions. Some important groups of prepositions are given below. तो जिस तरह हमें यहाँ पे अभी तक ये समझा है कि कोई भी एक वर्ड प्रेपोजिशन की तरह काम कर सकता है. किसी भी एक वर्ड को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं अगर वो रिलेशन बताता है. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि इंग्लिश में कुछ और ऐसे वर्ड्स होते हैं. उन वर्ड्स के ग्रुप को हम प्रेपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं. उनको हम बोलते हैं ग्रुप प्रेपोजिशंस, राइट? फर्स्ट इज दैट इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है बेसिकली हम इसको यूज करते हैं हिंदी मीनिंग के लिए के सामने. जब कोई चीज किसी के सामने हो तो हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ. नेक्स्ट, इन एडिशन टू. इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त. जैसे मुझे कहना है कि आई हैव गुड नॉलेज, सॉरी, एडिशन टू मैथमेटिक्स आई हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश. तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अतिरिक्त मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज भी है. तो के अतिरिक्त के मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं इन एडिशन टू. नेक्स्ट, ऑन बिहाफ ऑफ. ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से, की ओर से. जैसे मैं कहता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माय पेरेंट्स आई वेलकम यू, राइट? मैं अपने पेरेंट्स की तरफ से तुम्हारा वेलकम करता हूँ. इन केस ऑफ. इन केस ऑफ का मतलब होता है ऐसी कोई दशा में, यानी कि किसी स्थिति में, जैसे किसी कंडीशन में, तो वहां बोल सकते हैं इन केस ऑफ. जैसे मैं कहता हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, राइट? नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, राइट? बेसिकली के बावजूद के मीनिंग के लिए यूज करते हैं. जैसे मैं कहता हूँ इन स्पाइट ऑफ रिचनेस ही इज वेरी ग्रीडी. मैं कहता हूँ कि वो अमीर होने के बावजूद भी वो बहुत लालची है. तो इस सेंस के लिए हम इन स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ का हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ को की वजह से. जैसे मैं कहता हूँ बिकॉज ऑफ इलनेस आई कुडंट गो देयर. इलनेस की वजह से मैं वहां पे नहीं जा सका, उसके कारण से, उसके रीजन से. नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, यानी के स्थान पर. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट आई वुड लाइक टू प्ले बैडमिंटन. यानी क्रिकेट खेलने की बजाय मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करूंगा. तो इस मीनिंग के लिए इसको यूज करते हैं. बाय मीन्स ऑफ का मीनिंग होता है के माध्यम से. नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, के कारण से. बाय वर्च्यू ऑफ के आधार पे. इन फेवर ऑफ के हित में. विद रेफरेंस टू के संबंध में. फॉर सेक ऑफ के लिए. विद रिगार्ड टू के संबंध में. एज अ रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप. So these preposition we use for them these meanings, right? In front of the principal office with reference to your application, right? Principal office के सामने तुम्हारे application के regarding या reference में, right? These are the meanings of these prepositions. Now exercise number 2, fill in the blanks with suitable group preposition. यहाँ पे आपने group preposition को fill करना है. First is that there is a huge banyan tree dash our house. So which preposition is suitable here? We can write here in front of. This means we need to write here in front of. There is a huge banyan tree in front of our house, right? Next sentence, I welcome all the parents
the staff and the students of school. So here we can mention the preposition. Basically we need to mention here group preposition. So here we can write, I welcome all the parents on the behalf of the staff and students of the school. यानी कि स्कूल के स्टाफ की तरफ से स्टूडेंट्स की तरफ से मैं सभी पेरेंट्स का वेलकम करता हूँ. Call us at 3463147021 any case. Sorry, any emergency. So you can mention here in case of any emergency. So in case of preposition you need to mention here. Clear? Sentence number 4. He could not win the election. A strong support from the youth. So here we can mention he could not win the election in spite of a strong support from the youth. यानी कि यूथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के बावजूद भी वो इलेक्शन नहीं जीत सका. Let us not quarrel. A few thousands of rupees. कुछ हजार पैसों के लिए हमें नहीं लड़ना चाहिए. Well, we can mention here, let us not quarrel for sake of a few thousands of rupees. यानी कि थोड़े से पैसे के लिए, कुछ हजार रुपए के लिए हमें नहीं लड़ना चाहिए. The school will remain closed the Independence Day. So we can mention here the school will remain closed tomorrow on account of the Independence Day. So on account of this preposition we have to fill here, right? Next point. पोजिशन ऑफ प्रेपोजिशन. तो हमें ये समझना है कि प्रेपोजिशन को लिखना कहां पे होता है, किसी सेंटेंस के अंदर उस प्रेपोजिशन को कहां पे लिखना होता है, ये पॉइंट भी हमें समझना है यहाँ पे, राइट? Okay. Prepositions are usually placed before a noun or a pronoun, but not the following exceptions. जो prepositions को होते हैं बेसिकली हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखते हैं, परंतु कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रूल को फॉलो नहीं करती, उनको बोलते हैं एक्सेप्शंस, राइट? जैसे कि द preposition comes at the end when its object is a question word. तो जब कभी preposition का ऑब्जेक्ट, जैसे हमने पहले सीखा था अभी कि preposition का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ड उसके बाद आता है, इस वर्ड के लिए उस preposition को यूज किया जाता है. तो जब कभी हमारा सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आए और वो preposition उसके लिए हमें लिखनी हो, तो उस preposition को हम बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the preposition comes at the end when its object is a question word. What are you thinking of? तो यहाँ पे हमने of जो preposition लिखी है वो what के लिए लिखी है, परंतु यहाँ पे what क्या है, question word है. तो हमें ध्यान रखना है कि जब कभी हमें preposition का object कोई question word हो, तो उस कंडीशन में, उस केस में हमें preposition को सेंटेंस के लास्ट में लिखना चाहिए. What are you thinking of? Next, who was this poem written by? तो by जो preposition है वो who के लिए लिखी गई है, परंतु who क्या है, क्वेश्चन वर्ड है. तो हमारा रूल क्या है कि अगर हमें प्रेपोजिशन किसी क्वेश्चन वर्ड के लिए लिखनी हो, तो वो प्रेपोजिशन उस क्वेश्चन वर्ड से पहले ना लिख के सेंटेंस के लास्ट में लिखी जाती है, राइट? नेक्स्ट, द प्रेपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ द क्लोज बिगिनिंग विद दैट इन सम केसेस दैट मे बी इम्प्लाइड. तो हमें ये समझना है कि जिस सेंटेंस के अंदर दैट वर्ड को लिखा जाता है, दैट वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है जो दैट वर्ड कंजंक्शन की तरह काम करता है, तो उस केस में भी हम प्रेपोजिशन को लास्ट में लिखते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि दैट वर्ड को वहां पे इंप्लाइड कर दिया जाता है, लिखा नहीं जाता, परंतु उसके यूज मीनिंग वहां पे होता है, यानी कि वो हिडन होता है, उसको लिखा नहीं जाता. तो उस केस में दैट वाले सेंटेंस में जहां पे दैट को कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है, तो वहां पे भी हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस में लास्ट में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, दिस इज द बुक दैट आई वॉज रेफरिंग टू. तो यहाँ पे दैट वाला सेंटेंस है, इसलिए हमने टू वहां पे लास्ट में लिखा है. दिस इज द बुक आई वॉज रेफरिंग टू, यहाँ पे दैट को इंप्लाइड कर दिया गया, हटा दिया गया, परंतु वहां पे दैट का मीनिंग है, राइट? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस. यहाँ पे आपने सुटेबल प्रेपोजिशंस लिखनी है. यहाँ पे सुटेबल प्रेपोजिशन कौन सी है, क्लियर? So here we can mention our first sentence is that what are you looking? So we can mention here what are you looking for, right? Looking for का मतलब होता है ढूंढना किस चीज को, right? तो WH word हमारे पहले दिए गए, यानी कि ये जो for है यहाँ पे word के लिए यूज करना है हमें, परंतु जब कोई सेंटेंस में
कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसके लिए अगर हमें प्रेपोजिशन यूज करनी है तो हमें लास्ट में यूज करनी है. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द प्रेपोजिशन इन द लास्ट. Which students were you referring to? So here we need to mention here to. Which students were you referring to? Next, who were they complaining against? Who were they complaining against? तो वे किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे? तो बेसिकली हमने कंप्लेन वर्ड को यूज करना है हु के लिए, परंतु हु क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन को बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे. हालांकि यहाँ पे हम टू प्रेपोजिशन भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट हियर हु वर दे कंप्लेनिंग टू. तो यह हमारा मीनिंग बन जाएगा कि तुम किसको कंप्लेन कर रहे थे. अगर हम कहना चाहते हैं कि तुम किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे, तो हमें अगेंस्ट मेंशन करना है. अगर हमें ये कहना चाहते हैं कि तुम किसको कंप्लेन कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे टू मेंशन करना है. बोथ prepositions are right, but they are giving the different meaning. Next, she is the kind of student that I am proud, that I am fond of. She is the kind of student that I am fond of. Fond of के बाद हमें fond के बाद हमें of लिखना होता है, right? Next, would you like to know what I was dreaming about? Would you like to know what I was dreaming about? So here we need to mention about. Clear? Next point. Prepositions and adverbs. अब हमें ये समझना है कि कुछ prepositions ऐसी होती हैं, उनको हम adverb भी बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उनका फंक्शन adverb की तरह होता है, यानी कि वो सेंटेंस में काम adverb की तरह करती हैं. तो इसलिए कुछ prepositions ऐसी होती हैं जो adverbs भी कहलाती हैं और prepositions भी कहलाती है. वो उनके यूज के आधार पर हमें पता लगता है. Clear? Next. Same words may be used as a preposition or an adverb. For example, the balloon went up. The king soon dozed off. The ant crawled up the wall. The book fell off the table. तो देखो हमें यहाँ पे समझना है, ये जो अपवर्ड है एक सेंटेंस में यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, एक सेंटेंस में यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया. उसी तरह ऑफ जो वर्ड है एक सेंटेंस में हमने यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज किया गया, और दूसरे सेंटेंस में ऑफ क्या है, यहाँ पे एक हमने प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया. अप का मीनिंग ऊपर भी होता है और ऑफ का मीनिंग बाहर भी होता है, राइट? तो जब इन एडवर्ब के बाद कोई नाम दिया गया हो, तो वो एडवर्ब की तरह यूज नहीं होते, वो प्रेपोजिशन की तरह यूज होती है. और जब इनसे पहले कोई, यानी कि इनके बाद कोई नाम ना दिया गया, तो वहां पे वो एडवर्ब की तरह यूज होते हैं. जैसे द बैलून वेंट अप, तो अप यहाँ पे क्या है, वो एक प्लेस को डिनोट कर रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है. जो प्लेस को बताने वाले वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब, एडवर्ब प्लेस. तो इसलिए अपवर्ड क्या है, वहां पे एडवर्ब प्लेस है. नेक्स्ट सेंटेंस में द एंड क्रोलेज अप द वॉल, तो वो ऊपर की ओर डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, तो वहां पे अप क्या है, प्रेपोजिशन है, राइट? Okay, so if you find any preposition and after that there is a no object, in that case you can understand that can be adverb. Okay, otherwise that is preposition. Very simple. Next, if a word is used as a preposition, it must be placed before a noun or pronoun. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है, तो उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन पक्का आएगा ही आएगा, राइट? तभी वो प्रेपोजिशन कहलाएगी. Now, exercise number 4, say whether the underlined words have been used as a preposition or as an adverb for oral practice. तो हमें ये समझना है कि इस एक्सरसाइज में जितने सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, वो हमें समझना है कि वो prepositions हैं या adverb है. For example, come near. Come near, near is what? Either that is a adverb or a preposition. So we can understand here that is adverb because there is a no noun or pronoun after the near word. तो नियर जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है. तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है? तो नियर के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होता है. तो इसका मतलब वो वहां पे प्रेपोजिशन की तरह यूज नहीं किया गया, वो वहां पे एडवर्ब की तरह यूज किया गया, राइट? सो कम नियर, नियर इज हियर एन एडवर्ब. सेकंड सेंटेंस, sit near the window. Near is here preposition because the window is object is given there. Third sentence, the rider fell off the horse. Off is here preposition because the horse is written here as the object of word of preposition. Soon the lights went off. Off is adverb here. He is looking up. Up is adverb here because there is a no
noun or pronoun. The boy slowly climbed up the hill. Up is here preposition because the hill is the object of this preposition. Okay, I think you must have understood about this chapter, right? Next chapter we will discuss in the next class. I will recap the complete chapter. Basically, we have understood about the preposition. Preposition is a word which is used before any noun or pronoun and tells its relation with another word of sentence. preposition एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में जो और वर्ड्स है वो उनका रिलेशन बताता है कि उनके साथ उनका क्या रिलेशन है, राइट? बेसिकली हम प्रोनाउन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सॉरी प्रेपोजिशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, राइट? जो वर्ड उसके बाद दिया गया होता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. फिर एक तरह की और प्रेपोजिशन हमने पढ़ी है, इसको हमने बोलते हैं ग्रुप प्रेपोजिशन, यानी जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, राइट? Now if you want to ask anything regarding this chapter, please come forward, raise your